हाँ जी, क्या हाल चाल है? मौज में। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने खत्म कर लिया था अपना प्रीवियस चैप्टर, जिसका नाम क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने ओवर कर लिया था। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, और आप लोगों की नॉलेज पहले से ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर अच्छे से है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग नोट्स बनाने का काम और थोड़ा बहुत जो नया चीजें इन्वॉल्व हुई है इसके अंदर, बस वही भी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, टारगेट रहेगा 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन पे लेके जाएंगे इसको। मतलब इस संडे तक हम लोगों को इस चैप्टर को खत्म कर, अगर आज और कल तक ये चैप्टर खत्म हो गया तो वेरी एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो संडे को भी क्लास इकोनॉमिक्स की लगेगी, छुट्टी नहीं होगी। समझ में आ गई बातें? तो चैप्टर का नाम क्या होगा आप लोगों का? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डालिए हेडिंग फटाफट से, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बेसिक चैप्टर है बिल्कुल, आप लोगों ने अपने छोटी क्लासेस के अंदर इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। हाँ जी, तो अपने को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना क्या है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है ये पूरा है आप लोगों का सिलेबस। क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। यही पूरा का पूरा हिस्सा आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है, और इतना ही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो मेनली क्या पढ़ना है? एक तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, एक मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरी बात क्या पढ़नी है? इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज ऑन एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? ये आप लोगों का मेन टॉपिक, मेन सिलेबस का और कॉन्सेप्ट। उसके बाद सबसे पहले नंबर में मुझे तुम लोग बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। बताना जरा, क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का? सुना वर्ड ग्लोबलाइजेशन? बेटा ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम लोग अपने सामान को, हम अपने गुड्स को अपने डोमेस्टिकली तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, और साथ में हम लोग बाहर की कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। अब जरा सोच करके देखो यार, जब बाहर की कंट्री के अंदर तुम लोग एक्सपोर्ट करोगे तो बताना जरा, रिसोर्सेज को ज्यादा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? सामान को क्रिएट ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो ग्लोबलाइजेशन से हमें पता है अच्छे से कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, लेकिन ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोगों को नुकसान कितना फेस करना पड़ता है। ये हम लोग आज सीखने वाले हैं, किस वजह, किसमें? चैप्टर के अंदर, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आई बातें? नोट डाउन हो जाना चाहिए हर एक बात लिखते ही, मेरे बोलते ही चीजें शुरू हो जानी चाहिए आप लोगों को, क्या चलने चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोमिसेस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, बताइए ग्लोबलाइजेशन क्या प्रोमिस करता है आप लोगों से? तो आंसर इज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि एक एक नंबर के लिए लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर बड़े आराम से नंबर मिलेंगे तुम्हें, गारंटेड नंबर मिलेंगे। लड़ाई है सिर्फ एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए। समझ में आया? और आने वाली, आज क्या डेट हो गई है? 4। आने वाले 10 नवंबर से आप लोगों के जो एमसीक्यू वाले मैंने टेस्ट बोल रखे थे ना आप लोगों को, वो भी स्टार्टअप हो जाएंगे। ठीक है? ऐप पे एमसीक्यूज आप लोगों के टेस्ट होंगे, और वो डेली चलेंगे। मतलब डेली 15-15 क्वेश्चंस के आप लोगों के टेस्ट चलेंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के। तो वो भी आप लोगों को तैयारी करके रखनी है अपनी। ठीक है? रूटीन के 15-15, 20-20 मार्क्स के टेस्ट होते चले जाएंगे। ठीक है? एक दिन दिया, 2 दिन छोड़ के फिर टेस्ट, 2 दिन छोड़ के फिर टेस्ट, वो चलता रहेगा कंटिन्यूटी। ठीक है? हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का? ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोमिसेस, आंसर इज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जरा मुझे बताइए यार, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, हम लोग अपनी इस इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिससे हम लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी? तुम लोग जरा मुझे सोच के बताओ। सबसे पहला कह रहे व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज कम्स एट वेरी हैवी प्राइसेस एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। व्हाट डू यू नो इन्वायरमेंटल क्वालिटी? क्या मतलब होता है इन्वायरमेंटल क्वालिटी का? देखो, एक वर्ड होता है जिसका नाम है सिंपल सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं तुम्हारे को पहले बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बेटा हम लोगों की जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है ना, वो भी जितने रिसोर्सेज है उसको यूज करे, लेकिन उसको इस तरीके से यूज करे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज का फायदा उठा पाए।
समझ में आया? अगर हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से क्वालिटी नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सुना होगा बचपन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सुनी सारी की सारी बातें या नहीं सुनी हुई? हाँ है ना? आज भी तुम लोग जाके देखो दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर स्कूल्स बंद कर दिए हैं 8th क्लास तक के, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस जा चुका है और 200 से ऊपर जाते ही हम लोग बोलते थे कि हवा खराब हो चुकी है। और कितना बोल रहा हूं मैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस जा चुका है नोएडा के अंदर। 8th क्लास तक के स्कूल्स का ऑफ कर दिया गया है पूरे के पूरे 5 से 10 दिन के लिए। सोचो, तो ये सारा का सारा क्या है, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं हम लोग सारी चीज। समझ में आया यहां तक की बातें? आज भी तुम लोगों ने सुबह सुबह देखा होगा 10 से 10:30 बजे के आसपास कितना ज्यादा स्मोक थी, कितना धुआं लग रहा था, आंखों के अंदर धुआं लग रहा था, नाक में धुआं जा रहा था। हाँ है ना? तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात होती है सारी की सारी। समझ में आया? तो पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। क्लियर हो गया? तो अरे किस किसने टीवी के अंदर एक एड देखी है, एक बाप अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रहा होता है और रेड लाइट आती है, और रेड लाइट के ऊपर भी 3 मिनट की रेड लाइट होता है, 3 मिनट की रेड लाइट, ठीक है? और उसका बाप जो होता है ना वो गाड़ी बंद नहीं करता, तो बेटा कहता है पापा गाड़ी बंद कर लो, कहता नहीं बेटा 3 मिनट तो है, कोई बात नहीं, होल्ड रहने दे। तो उसके पास उस बेटे का आंसर क्या होता है, इसको आइडिया है? टेक्निकल थोड़ा ना आती होंगी, न्यू इन्वायरमेंट ये वो, यार कुछ और बताओ ना, क्या आंसर दिया होगा उसने? क्या आंसर था उस बच्चे का? वो कहता है पापा जिस तरीके से आज की जनरेशन चल रही है ना, उस तरीके से हम लोग जब बड़े होंगे ना, मतलब हम लोग जब आप लोगों की एज में आएंगे तो हम लोगों को साइकिलें चलानी पड़ेंगी। उसका रीजन, उसका रीजन क्योंकि अगर आप लोग इसी तरीके से पेट्रोल डीजल ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, मतलब यूज वेस्ट वेस्ट करते रहे सारी चीजें, तुम लोगों को तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइकिल आएंगी, क्योंकि सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। अब तुमने देखा होगा पानी मत बहाओ, पानी बहुत ज्यादा सेफ जरूरी है, ये है वो है, सुनी हुई तुमने, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। क्यों? रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड। समझ में आया? क्लियर है? चलो जी, अब हम लोगों को चैप्टर के अंदर टोटल 3 स्टेजेस से होकर गुजरना है। ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा रोल ऑफ इन्वायरमेंट। नोट डाउन, इस पूरे चैप्टर को हमने टोटल 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। द फर्स्ट वन इज रोल ऑफ इन्वायरमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोगों को वो है पॉइंट नंबर 3, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एग्जाम में इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं आप लोगों को 3 या 4 मैक्स टू मैक्स है, वो भी हो सकता है ये भी ना हो, 2 3 4 के बीच में होगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, इजी सा है, हो जाएगा जल्दी। हाँ जी, बताइए चैप्टर को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया हम लोगों ने, टोटल 3। द फर्स्ट वन इज रोल ऑफ इन्वायरमेंट, सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? हाँ जी। अब तो मेरे में से मुझे कौन बताएगा कि मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या मतलब होता है मीनिंग? रटा पड़ा होगा तुम्हारे को बचपन वाली बात, एनवायरमेंट सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कुछ ऐसा सुना हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे एनवायरमेंट को क्या करती है, चीजें अफेक्ट करती है। तो टोटलिटी ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसको हम लोग ये कह सकते हैं। लिखिए बेटा, एनवायरमेंट का मीनिंग, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड अस, मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजें होंगी वो सब चीजें क्या है, इन्वायरमेंट है। हम लोग बातचीत करें आपस में, ये भी तो क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट सब कुछ है। तो environment is the sum total of external forces which surround us। हमारे आसपास घूमने वाली हर एक चीज, हर एक बात क्या होगी आप लोगों की, इन्वायरमेंट। और हमारी इस इन्वायरमेंट के अंदर बेटा टोटल 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं टोटल? 2 टाइप के एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज बायोटिक एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक एलिमेंट्स। बचपन की याद आ गई है ना, साइंस एसएस में पढ़ते थे हम लोग की सारी बातें, 8th 7th क्लास में पढ़ते थे सारी की सारी चीजें, बायोटिक एलिमेंट्स एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। पता होगा तुम्हें, छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें इतनी बार डिटेल में बतानी पड़े मुझे। बताओ जरा कौन से होते हैं बायोटिक एलिमेंट, जल्दी बताओ। इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बताना जरा कौन से होते हैं, लिविंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाँ, सारे नेचुरल वाले कह सकते हैं हम लोग इसके अंदर, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स,
फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक एलिमेंट, जिनके अंदर जान है। जान है तो जहान, है ना? मैं वो वाली जान की बात नहीं कर रहा बनीत, तू कुछ और सोच रहा है, मेरे को पता है। सुन लो, इसकी बिगड़ गया लड़का। हाँ जी, तो बायोटिक एलिमेंट्स बेटा क्या होंगे? इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। अब बायोटिक तुम्हें पता लग गया होगा भैया, जिनके अंदर सांस नहीं होती भाई, वो क्या क्या है? लाइक नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन से होंगे? एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। जल्दी लिखिए फटाफट। अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होंगे आप लोगों के? नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ओके, रिपोर्ट है यहां तक की। एनवायरमेंट का मीनिंग भी क्लियर है। इट रेफर्स द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड अस। हमारे आसपास घूमने वाली हर एक चीज क्या है? एनवायरमेंट। क्लियर है? बताओ जरा, इन्वायरमेंट के कितने पार्ट्स हैं टोटल? कितने एलिमेंट होंगे टोटल? दो। कौन कौन से? अच्छा, इस चैप्टर को हम लोगों को करना भी इस तरीके से, क्लास में लर्न, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर को। हाँ, रिवीजन चाहिए, रिवीजन चाहिए, कोई रिवीजन नहीं। क्लियर हो गया? क्लास में ही फटाफट से इतना पक्का कर लेंगे कि रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से इसको करने की। ठीक है, बढ़िया गया यहाँ तक? ओके है यहाँ तक की बात? किसी को कोई डाउट हो तो साथ साथ में क्लियर कर लो फटाफट। बढ़े? ओके, नेक्स्ट लिखिए बेटा। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनता है 3 मार्क्स में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट? क्या फंक्शंस होते हैं इन्वायरमेंट के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आता भी है। तो टोटल 4 वर्ड्स है इसके लिए जो याद करने आप लोगों को। पास, क्या है? पास। पी से क्या है? सॉरी, पी नहीं आना चाहिए यहां पे आप लोगों के पास। सस्टेन्स पहले लिखो, चलो मैं दिखा देता हूं। सांस लिख लो। सांप है। अरे सुनो ध्यान से, ये उल्टा हो गया आई थिंक। तो पी ऊपर डाल देना यहाँ पे। दोनों जगह दिखा। हाँ, दोनों जगह को उल्टा कुछ होगा। शायद शायद इसके अंदर एप्स आएगा। ए डबल पी। या भी बेटा पी है ना? हाँ, ये भी पी है। हाँ, एप्स के नाम से बनेगा। ठीक कर लो इसको थोड़ा सा, इसको मैं ठीक करवा देता हूँ। पी, पी, ए और एस। लो जी, ये आप लोगों का बन जाएगा एप्स के नाम से। ये तो तुम्हें वैसे याद रहेगा, तो भूलोगे नहीं, है ना? सारा दिन ऐप्स पे तो काम करते रहते हैं हम लोग, है ना? हाँ जी। तो द फर्स्ट वन इज सस्टेन्स लाइफ, सेकंड वन इज एसिमिलेट्स वेस्ट, एंड थर्ड वन इज प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। एप्स के अंदर पहला पॉइंट क्या बनेगा? एसिमिलेट्स वेस्ट, और पी से क्या बनेगा आप लोगों का? प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, एंड एस से क्या बनेगा? सस्टेन्स लाइफ। हो गया नोट डाउन? लो जी, पहले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग फटाफट। इट सस्टेन्स लाइफ। सोच के देखो यार, क्या हमारे पास इन चीजों के बिना, क्या क्या? सन, उसके बाद और क्या है? सोयल, वाटर, एयर, क्या इनके बिना तुम लोग जिंदा रह सकते हो क्या? क्या इसके बिना कुछ लाइफ है? नहीं। हमारे आसपास हर एक सांस, सांस लेने के लिए भी क्या चाहिए हम लोगों को? बताना जरा। नाक, या तो नाक। हाँ जी। तो बेटा हम लोगों को जिंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरा तुम लोग मुझे बताना, पेड़ों से हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन मिलती है क्या? साइंस बड़ी वीक थी यार मेरी, में क्या करो यार, मजबूरी है ना? हाँ, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। हाँ, हाँ जी। तो बताना जरा, पेड़ों से क्या मिलती है हम लोगों को? ऑक्सीजन मिलती है, और हम लोग क्या छोड़ते हैं फिर? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये सब चीजें हो किसके थ्रू रही हैं? इन्वायरमेंट के थ्रू। तो बेटा पहला फंक्शन क्या बनेगा हमारे इन्वायरमेंट का? इट सस्टेन्स लाइफ। तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक सन, सॉयल, वाटर एंड एयर। विदाउट ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कोई डाउट तो नहीं होगा यार? छोटे बच्चे नहीं है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इन पॉइंट्स के लिए मैं। ओके है? नहीं है? भगवान तेरा भला करे। जल्दी लिखो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी।
ओके, आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए। दिमाग में लड़की और आंखों में नींद दोनों खराब करती हैं भाई, तेरे को बता दूं मैं। ठीक क्या, पढ़ ले एक्सपीरियंस। चलिए बढ़े आगे। सेकंड, हाँ जी, तो कुछ तो बोला बेटा, तो बता। क्यों बोला मैंने आपको देख के? एस्टिमेट वेस्ट, लिखिए फटाफट से। अब इस चीज के लिए बेटा हमारी गवर्नमेंट ने, तुमने देखा होगा शायद, दो टाइप के डस्टबिन बना रखे हैं। तुम्हारे घर के अभी भी सुबह आता है ना कूड़े वाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कुछ ऐसा गाना है ना शायद, ये कुछ और चलता है वहां पे तो। हाँ, चल नहीं नहीं, कुछ गाना चलता है कोई ना कोई उसमें शायद, गाना आता है किसी को, हाँ शायद प्रांजल को आता है गाना। वो जो बाहर आती है ना वैन टाइप समथिंग, वो लेके देते कूड़ा। नहीं आता सच में? मेरे को लग रहा आता है। आता है ना, इसको सुना दे यार। हद है यार, सुना दे यार। नहीं आता, देख लो यार, हद ऐसे कर रही है, बता। चलिए, इट एस्टिमेट्स वेस्ट। Get the process of production and consumption generates a lot of wastage, mostly in the form of garbage. तो तुमने देखा होगा इसके लिए बेटा, हमारी जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट टोटल दो टाइप के डस्टबिन यूज करती है, बताना कौन कौन से। एक ग्रीन और दूसरा ब्लू। रेड है ब्लू है? रेड है क्या? ब्लू होगा यार। हाँ हाँ, एक गीले उसके गार्बेज के लिए और एक सूखे के लिए, कुछ ऐसा होता है। तो वो किसके लिए कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग अपनी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, से क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है? वेरी गुड, देखिए फटाफट से। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जनरेट्स लॉट ऑफ वेस्टेज, मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। तो जो इन्वायरमेंट है बेटा एब्जॉर्ब दिस वेस्टेज। ओके, नोट डाउन हो गया। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। कौन मुझे बताएगा बेटा, दो टाइप के रिसोर्सेज होता है हमारे पास, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बताइए जरा, हाँ जी सार्थक सर बताइए, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? रिन्यूएबल कौन से होते हैं? मैंने मीनिंग पूछा, एग्जांपल नहीं पूछा। जो कभी भी खत्म नहीं होते, जो रीयूज हो सकते हैं, रिसाइकिल। ट्रिपल आर तुमने सुना होगा एक वर्ड, क्या होता है? रिसाइकिल। फोर, हाँ 4R, 4 है ना शायद, या 3 है? 5 है, अब 5 हो गए होंगे शायद। हाँ, मेन 3 पढ़ते हैं शायद हम लोग, रिसाइकिल पढ़ते हैं, रीयूज पढ़ते हैं और रिड्यूस। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, 3 पढ़ते हैं मेनली हम। हाँ जी, तो बेटा इन्वायरमेंट हमारे को प्रोवाइड करता है दो टाइप के सोर्सेज, कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा रिन्यूएबल कौन से होंगे आप लोगों के पास? आपके ट्रीज एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज इन द ओशियन, ये आप लोगों के कौन से हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं आप लोगों के? फॉसिल फ्यूल्स, कोल, गैस, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के पास? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हमारा इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या डालता है? तुमने सुना होगा बेटा, माइंस होती है बड़ी बड़ी, खदानें, कोयले की खदानें, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है सारी की सारी, कोई बनाता नहीं है ये। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको खुद प्रोवाइड करता है। अब पेड़ पौधे हैं, इंसान थोड़ा ना बनाता है, वो इन्वायरमेंट खुद प्रोवाइड करती है चीजें। समझ में आया? बीज जैसे बने हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं, वो सारी चीज। जल्दी को फटाफट से। तो इन्वायरमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? दो चीजें मेनली, कौन कौन सी सोर्सेज हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल्स के पास आगे एग्जांपल कौन से होंगे? एक एक नंबर फंसाएंगे सारे पॉइंट्स तुम्हारे को, ये इसलिए मेन ज्यादा डीप में जा रहा हूं क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में नंबर लेने हम लोगों को, वहां नहीं घटाना मार्क्स। तो रिन्यूएबल कौन से होंगे बेटा? ट्रीज, प्लांट्स एंड इन द फॉरेस्ट एंड फिशेज इन द ओशियन। क्लियर है? और नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? लाइक फॉसिल फ्यूल्स, लाइक कॉल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी आइटम्स कहां जाएंगे आप लोगों के? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। तो आई थिंक तो हो गया होगा, कुछ कंफ्यूजन शायद नहीं होगी। बढ़े आगे फिर, स्पीड बढ़ाओ, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जल्दी फटाफट। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। लिखिए फटाफट जल्दी से जल्दी। प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज।
जरा मुझे आप लोग हर एक बच्चा मुझे कोई ना कोई एग्जांपल देगा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से इंप्रूव होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से इंप्रूव होती है, मुझे ये जानना है बेसिकली। हाँ भाई, सार्थक बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी फटाफट। जैसे मैंने आपके सामने चार एग्जांपल लिए, इन्वायरमेंट के अंदर लैंड है, फॉरेस्ट है, रिवर है, ओशियन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ये सारी चीजें बता। हम एक एक एग्जांपल सारे पकड़ लो। सबसे पहले बेटा नंबर पे लैंड, बताना जरा हमारे को किस तरीके से लैंड एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करती है। रहने की, ओके, और कुछ? वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि बेटा लैंड के ऊपर हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब जरा सोच के देखो, अगर भगवान हमारे को लैंड प्रोवाइड ना करता तो किसान अपना जो क्या बोलते हैं खेती वगैरह सारे के सारे करते, क्या वो हो पाती? सोच के देखो, नहीं पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब इन्वायरमेंट ने हमारे को क्या क्या प्रोवाइड किया है, लैंड प्रोवाइड किए है, रिवर्स प्रोवाइड किए हैं, ओशंस प्रोवाइड किए हैं, माउंटेन्स प्रोवाइड किए हैं, डेजर्ट प्रोवाइड किए हैं। ऐसा कौन सा इलाका, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में मछलियां खाते हैं सिर्फ और सिर्फ लोग? साउथ साइड में है शायद, केरला साइड में थोड़ा ना होगा, साउथ साइड में आता है क्या? ओके, तो वहां पे अब सोच के देखो। अब ये जहां पे, हाँ, सुनो मेरी बात को। अब बेटा ओशंस वगैरह हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट वगैरह हो गए। अब ऐसे बहुत सारे जंगलों में लोग रहते हैं, तो खाना वाना तो वो भी खाते हैं, वो क्या खाते हैं, एनिमल्स वगैरह को खाते हैं वो सारे के सारे लोग। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट हमारे को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, और पीपल एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज सराउंडिंग्स फॉर एस्थेटिक सर्विसेज। ठीक है, बस सुना होगा, पेड़ पौधे हमारे को छाया प्रदान करते हैं, हिंदी में ना बड़ा तगड़े वाला वो होता था, ऐसे टाइप समथिंग कुछ, पेड़ एक वो होता था, मेनली है निबंध होता था, हाँ ऐसा कुछ, पेड़ के बारे में कुछ बातें लिखी, निबंध लिखी है पेड़ के ऊपर, है ना? पढ़ ले। हाँ हाँ बिल्कुल यार, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? बढ़े आगे? ठीक, बस बोलो मत। तुम जो अपने मुंह पे पोतते हो सारी चीजें, लेपा पोती जो तुम्हारी क्रीम्स वगैरह बनती हैं, तुम्हें सुनोगा इसके अंदर नीम है, चंदन है, तुलसी है, ये है, वो है, सुने सारी की सारी बातें, तो सारी चीजें बनती कहां से, वो कहां से आती है, पेड़ पौधे से निकल कर आते हैं, जड़ी बूटियां समथिंग, सुना होगा तुम लोगों ने। हाँ हाँ, तो मैंने मना कब किया है यार, मैं तुम्हारे वो फेस वाली लेपा पोती की बातें कर रहा था अभी। हाँ चल, मेकअप है, आगे चलिए। हाँ जी, अब आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट वर्ड पे जिसका नाम बेटा इन्वायरमेंटल क्राइसिस। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज इट मीन, इन्वायरमेंटल क्राइसिस? क्या? फ्लड सुनामी। अच्छा, फ्लड सुनामी, ये बहुत आ रहा है इंग्लिश, हिंदी में आ रहा है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, डालो टॉपिक बेटा फटाफट। हाँ चलिए, हो गया नोट डाउन? लो जी, देखिए बेटा इन्वायरमेंटल क्राइसिस का पहला मीनिंग, the environment is able to perform these functions only when, लिख तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम का है या नहीं है सही बात है, लिखो, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में हमारे को फंसाएगी चीज। लिखो फटाफट जल्दी, लिख ले बेटा, जितना बात बोलेगी उतनी काम कर लिया करो। बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को, देखो इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब होता है, तो तुम खुद सोच करके देखो। मान लो कह रहे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, मतलब कहने का सस्टेन डेवलपमेंट आप लोगों को यहां पर नहीं हो पाएगा। अगर सस्टेन डेवलपमेंट आप लोगों को करवाना है, अगर इन्वायरमेंट को आप लोगों को क्राइसिस से बचाना है, तो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब जरा सोच करके देखो, यूज करने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हो मार्केट के अंदर, बट सप्लाई कम हो, जनरेट कम हो रहा हो, तो सोच के देखो जरा, क्या मार्केट के अंदर इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। अच्छा, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना, क्रिएट करना, क्रिएशन। और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फॉसिल फ्यूल से सारी चीजें बननी है बेसिकली इसमें। देखिए फटाफट जल्दी से, कर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। तो अगर ये सिचुएशन बेटा मार्केट के अंदर फुलफिल नहीं हो पाई ना, तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो जाएंगे शुरू। अब अगर हम लोग मार्केट के अंदर वेस्ट तो दुनिया भर क्या कर दे,
बट हमारे इन्वायरमेंट के पास इतनी औकात ही ना उसको एब्जॉर्ब करने की, तो बताओ इन्वायरमेंट फिर से क्राइसिस में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब तुम्हारे पेट में भूख तो है सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खाने की, ठूस तुम लोग जाओगे कितना? शायद तुम करते ही ऐसा हो, साला भूख हो ना हो तब पानी है हर एक चीज। कौन कौन ऐसा करता? सच सच बता, झूठ मत बोल। अब बनी तो मुझे पक्का होता था ये तो करना है। हाँ जी, है ना? मतलब कुछ को तो ऐसा होता है कि हाँ भाई 501 रुपया सगन डाला है और 500 डिशेस खा के आनी है पूरा का पूरा, मतलब एक एक स्टॉल पूरा पूरा पक्का पूरा करके आना है ना? 500 के 1000 पूरे करके आने। कई तो ऐसे महापुरुष भी देखे हम लोगों ने भैया कि विद फैमिली के साथ साथ बगल के 2-4 बंदे और लेके जाएंगे साथ में, पड़ोस पास पड़ोस वाले भी। हाँ जी, तो अगर ये 2 कंडीशंस बेटा आप लोगों के सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो क्या आएगा मार्केट के अंदर? इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? क्राइसिस आ जाएंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? इन्वायरमेंटल क्राइसिस बोलेंगे। क्लियर है? और इन 2 वर्ड्स को बेटा हाईलाइट कर लो प्रॉपरली। छापे तुम जैसे ने बड़े मारे हुए हैं। लो जी। हाँ जी, पढ़ा गया तो ओके है सारी चीजें ना भाई? पहले बेटा नेक्स्ट हेडिंग, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। जल्दी लिखो फटाफट। रिवर्सल ऑफ डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। हो गया? टॉपिक का नाम क्या है? रिवर्सल ऑफ डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। क्या कहते हैं भैया ये? जो मर्जी लिख लो यार। देखो बेटा, पास्ट में क्या होता था बेसिकली? डिमांड फॉर रिसोर्सेज वाज लेस देन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन पास्ट डिमांड फॉर रिसोर्सेज वाज लेस देन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स। पहले के टाइम में तो चल जाते थे हमारे काम, जिससे दिक्कतें नहीं आती थी पहले के टाइम। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भैया? इंपैक्ट लिखिए जरा। क्योंकि पहले के जमाने में दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि लोगों की ज्यादा डिमांड भी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में डिमांड लोगों की बढ़ गई है। हाँ या ना? तो डिमांड कैसे होगी आज के टाइम में? अनलिमिटेड वांट्स, दुनिया भर का हर चीज चाहिए भैया, हर एक चीज चाहिए हमारे। तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज वाज लेस देन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जब डिमांड ही कम है यार, तो रीजनरेट में से हो भी ना चीजें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ही क्या है? कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेंगे? कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में इकोनॉमी खराब नहीं होगी। अब जरा तुम लोग बताओ, तुमने सुना होगा किसान पराली जलाते हैं, किसी से सुना है ये? मार्केट तुमने सुना होगा। तो पीछे याद है एक चीज हुई थी, अब दिल्ली के अंदर बेसिकली क्या होता है? तुम सोच के देखो, क्या पेड़ पौधे रह गए दिल्ली के अंदर? खत्म हो गए सारे। क्या बन रहा है? फ्लैट्स बन रहे हैं जगह जगह पे, पार्क्स वगैरह खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। क्या बना रहे हैं वो? फ्लैट्स बना रहे हैं। अब तुमने सुना होगा लास्ट टाइम केजरीवाल साहब ने क्या किया था, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 प्लस पहुंच गया था ना, तो दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तुम्हें सुना होगा एक एग्जांपल ओड इवन वाला, सुना था ना एग्जांपल ओड इवन का? वो इस रीजन से किया गया था ताकि हम लोग किसको बचा सके? अपने एनवायरमेंट को बचा सके। अभी कल ही लेटेस्ट न्यूज में पढ़ रहा था मैं, इस जहरीली गैस से, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये पूरा पूरा एयर पोल्यूशन तुम लोगों को देखने को मिल रहा है, हर साल इस पूरे एयर क्वालिटी इंडेक्स से कम भी 10 से 20 हजार लोग हर साल मरते हैं। ये कल की न्यूज में आया हुआ था। चीन का 400 से ऊपर है। यहाँ पे मेरे भी शो कर रहा होगा इसके अंदर, यहाँ शो कर तो रहा था कई बार मेरे इसमें भी, शायद नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना? तो मास्क वास्क लगा करके रखो यार। सुना कोरोना बैक, कोरोना इज बैक, सुना होगा तुम लोगों ने। पेपर आ गया। चीन AQI 400 पार, तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे इंडिया हमारे चीन की भी नजर आ रही है। नोएडा में तो बहुत बुरा हाल है, इस साइड में तो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली बहुत बुरे हाल हुए पड़े वहां। यहाँ पे 400 है तो वहां पे, यहाँ पे तो फिर चलो फिर भी हम लोग बोले कि पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, बट वहां तो दुनिया भर का पोल्यूशन है। ठीक है? हाँ जी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पहले के जमाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई नो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं थी,
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज। पहले तो दिक्कतें नहीं थी, बट सिचुएशन तो अब खराब है ना यार, अब दिक्कतें आएंगी सारी की सारी। बढ़वा के यहां तक हो गया नोट डाउन? रहता तो बता दो। हो गया? लो जी। बट प्रेजेंट सिनेरियो आज के टाइम में क्या है? मुझे लगता है आप लोगों को इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। डिमांड आज के टाइम में क्या हो गई है बेटा? ज्यादा। रीजनरेशन सोर्सेस कम। तो मैं बता दूं, पहले के जमाने में पता है क्या होता था? एक बंदे की जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इनकम 10-12 हजार रुपए है, क्या उसकी बात होती थी 40-50 का मोबाइल लेने की? लेकिन आज के टाइम में क्या बन गया? ईएमआई सिस्टम आ गया। ठीक है भाई, आज तुम लोग ले लो सामान, पैसा थोड़ा थोड़ा करके देते रहना। हाँ है ना? बट आज के टाइम में लोगों को क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? Pressure on the absorptive capacity of the environment has increased due to population explosion, industrial revolution बनाने पड़ेंगे, lead to degradation of the quality of the environment। जैसे तुम्हें नजर आ ही रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। अब सोच के देखो, क्या पहले लोगों के पास दुनिया जाने की गाड़ियां वगैरह होती थी क्या? नहीं। लेकिन आज में हर घर में देख लो यार, गाड़ी 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 होती है, तुम्हें नजर आती है। पहले के समय जिसके घर है उसको अमीर माना जाता था, बड़ा ज्यादा। लेकिन आज में कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर एक के पास है, हर एक की नेसेसिटी हो चुकी है यार ये। ठीक है ना? इसीलिए तो अब गाड़ी है तो पेट्रोल भी चाहिए, और इन्वायरमेंट आप लोगों का अफेक्ट भी होगा। तो सारी सिचुएशन है ना उस केस में भी। और सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर आया? हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर आ गया। तो आज का जो बेटा प्रेजेंट सिनेरियो होगा, उसमें क्या है? डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। समझ पता होगा डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? खराब होना, नीचे गिरना। तो हमारा इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है ना, वो क्या हो रही है बेटा? पूरी की पूरी खराब। ओके, यहां तक की बातें क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? नोट हो गया? टाइम कितना हुआ? टाइम बताओ जरा मुझे भी। 50 हुए ना? अभी कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखे बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ जी, किस किस ने सुना ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग? सुन, सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना सुना हो यार। 10th में तुमने पढ़ा है, 9th में भी तुमने एसएसटी के अंदर पढ़ा हुआ है वर्ड। क्या नाम है? ग्लोबल वार्मिंग। लिखिए बेटा इसका मीनिंग जरा। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग में बोल रहा हूं बेटा, जो रह गया। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज in the average temperature of the earth's lower atmosphere। जल्दी लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग is a gradual increase in the average temperature of the earth's lower atmosphere as a result of the increase in greenhouse gases since the industrial revolution। फटाफट लिखो। कुछ चीजें हैं ऐसी, हमें पढ़ाने में मजा नहीं आता, ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं आता यार, इंटरेस्ट ही डेवलप ही नहीं कर पाते हम लोग। जितना आप लोगों के लिए ये चीजें पढ़ना मुश्किल होता है ना, हमारे लिए भी पढ़ानी चीजें मुश्किल हो जाती है भली, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। फिर भी पीपीटी से कुछ ऐसा होता है कि हाँ यार, बोरियत भरी वाली चीजें नहीं आती है, थोड़ा सा हो जाता है, चढ़ते रोचे हो जाएंगी। समझाने की जरूरत तो आई थिंक नहीं है, या ये भी बातें बताऊं? समझाऊं? तुम या क्या समझा दो भाई यहाँ पे, है ना? ये मैं कह रही वीडियो तो पी जल्दी करो बेटा फटाफट। Global warming is the gradual increase in the average temperature of the Earth's lower atmosphere as a result of the increase in greenhouse gases since the industrial revolution। क्या मतलब होता है बेटा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करना। इसके लिए बेटा ऐसे लगा सकते हो आप लोग, इसके लिए हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया हुआ है आईपीआर 1956। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। क्या नाम है? आईपीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 में किया गया था बेसिकली। हाँ जी, आईपीआर 1956 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला एग्जाम के लिए। फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन। बोलो फिर से, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन कब आया था ये? 1956 के अंदर, जब हम लोगों ने बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम शुरू किया था, उस वजह से। ठीक है, बस ये होता है आज के लिए, बाकी कल पढ़ेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं।